टूटा हुआ है। चतरा की सीट पे हम उस गठबंधन के लोगों को देखें तो आमने सामने मैदान में खड़े हैं। ऐसे कई राज्यों में ऐसी स्थिति है। तो कहीं भी जहां मिलावट और महामिलावट होगा वो शरीर के लिए नुकसानदेह है, लोकतंत्र के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हमको वैसे महामिलावटी राजनीतिज्ञों से भी बचना चाहिए। और जो उपभोक्ता संरक्षक की बात आपने कही, निश्चित रूप से जो सरकार बनेगी वो उसकी चिंता करेगी। मंगल जी, लेकिन क्योंकि आप महागठबंधन या गठबंधन का आपने जिक्र किया है और आपने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है, लेकिन अगर आपके एनडीए फोल्डर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तो आप देखिए कि पिछले साल भर में सब कुछ ठीक चलता हुआ नहीं दिख रहा था। अगर हम बात करें एजेएसयू और बीजेपी की झारखंड में तो काफी ज्यादा तल्खी थी, महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच में काफी ज्यादा तल्खी थी। तो ये तल्खियां तो आपके कैंप में भी है। आज की स्थिति की चर्चा करें जी। युद्ध का समय अभी है, चुनाव का समय अभी है। आज जो हम साथी हैं एनडीए के साथी, वो सब इकट्ठा मिलके महामिलावटी लोगों से लड़ रहे हैं। चाहे वह शिवसेना हो, चाहे आजसू हो, चाहे झारखंड के अंदर हमारी जेडीयू और एलजेपी भी हो, हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे चल रहे हैं। चलिए मंगल जी, इस तरफ से भी सवाल ले लेते हैं जी। वंदे मातरम। मंगल जी, वंदे मातरम। एक प्रश्न है, श्री राम मंदिर का मामला, ये भारत की पूरी जनता जनमानस का एक आस्था का सवाल है। श्री राम यहाँ जन्म लिए थे, उनकी ही जन्मभूमि में जहाँ श्री रामलला का जन्म हुआ था, उसी भूमि पे मंदिर का हमारी पूरी जनता अगर चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी से बहुत उम्मीद रखी गई थी, आज तक आपने नहीं किया। और जब भी चुनाव का माहौल आता है तो मंदिर की बात उठती है, फिर वो दब जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मंदिर ये बहुत ही महत्व का विषय, महत्व का प्रश्न आपने रखा है। हमारे देश की संस्कृति और संस्कार सभ्यता से जुड़ा हुआ यह विषय है। भगवान राम का जन्म इसी धरती पे हुआ, ये सब जानते हैं। यह ऐतिहासिक सत्य है और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर है, थी और रहेगी। और हम मानते हैं कि निश्चित रूप से वो दिन आएगा इस देश में जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। और हम सब लोग बार बार इस बात को स्पष्ट करते रहे हैं कि हम उस भगवान राम के मंदिर को बनाने समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस समाज का, अपने देश का सौहार्द बना रहे। और संविधान के माध्यम से हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि संविधान से ऐसी स्थितियां बन जाएं, संवैधानिक दृष्टि से, कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो सके। हम सब लोगों ने न्यायालय से भी कहा है कि यदि अन्य मामलों पर सुनवाई तेजी से की जा सकती है तो यह एक ऐसा मामला जो पिछले 60 वर्षों से रुका पड़ा है, इस पर भी न्यायालय को शीघ्र निर्णय देना चाहिए। न्यायालय ज्यादा लंबा इस विषय को खींचेगा तो जनता के अंदर स्वाभाविक रूप से आक्रोश भी उपजता है और जनता को लगता है कि आखिर क्यों नहीं इस मामले को सुलझाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत स्पष्ट है, राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए और वह राम मंदिर संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। जी, क्योंकि आपने राम मंदिर का जिक्र भी कर दिया मंगल जी, तो इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है क्योंकि इस बार आपके भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो आपका जो संकल्प पत्र है उसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र लाया या फिर उसका नाम दिया न्याय पत्र। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक प्रभावी राजनीतिक दल के रूप में 1952 के चुनाव से इस देश के अंदर है। हमारा जो संकल्प पत्र होता है वह संकल्प पत्र विश्वास के साथ तैयार किया हुआ संकल्प होता है, वो केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता है। और कांग्रेस पार्टी जो घोषणा पत्र जारी करती है वह केवल चुनाव के समय जनता को दिखाने के लिए एक कागज का टुकड़ा होता है। यदि नहीं होता तो 1952 से जो पार्टी इस देश के अंदर सत्ता में रही है, 1969 तक देश के सभी राज्यों में, 67 तक देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद भी कई राज्यों में सरकारें रही। केंद्र में लगभग 50 साल तक उस पार्टी के लोगों ने या उसके समर्थक दल के लोगों ने सत्ता में भागीदारी की। इस देश का जो सबसे बड़ा समस्या है गरीबी, वह दूर हो गया होता।
1952 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी और आज भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं हम गरीबी दूर करेंगे। देश की जनता जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष से, आपके परिवार के ही पूर्वज जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने भी इस देश में गरीबी दूर करने की बात कही थी। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ के नारे पर 1971 का चुनाव जीता था। राजीव गांधी जी गांव से गरीबी दूर करने की बात करते थे। 2004 से 2014 तक जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी, जो वो इस देश के अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता माने जाते थे, वो भी गरीबी दूर करने की बात करते थे। और इनके हर घोषणा पत्र को उठा के देख लीजिए, हर घोषणा पत्र में गांव का कल्याण, गरीबों का कल्याण और किसानों का कल्याण, ये बातें कही जाती थी। घर घर बिजली पहुंचाएंगे, ये बातें कही जाती थी। गांव का विकास करेंगे, ये बातें कही जाती थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राज में इस देश से गरीबी नहीं हटी, जिस कारण आज भी कांग्रेस के अध्यक्ष को कहना पड़ रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं, जनता का जवाब ले लेते हैं। आपके दावों पर जनता का जवाब ले लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा संकल्प पत्र जो होता है वो संकल्प काम करने के लिए होता है। हमने कहा हम देश में गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, हमने पहुंचा दिया। हमने कहा इस देश के अंदर 2022 तक शौचालय बनाएंगे, हर गरीब को घर देंगे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। 9 करोड़ शौचालय बनाने का काम हमने किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। गरीबों के मकान 70,000 में नहीं बनते थे प्रधानमंत्री आवास योजना के, उसकी राशि को 1.5 गुना हमने किया कि गरीबों का मकान बढ़िया बने और उसकी संख्या बढ़े। तो जो हम कहते हैं वो करते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं वो कागज में ही रह जाता है। आपके दावों पर जनता का जवाब पक्ष सुन लेते हैं जी। सर, आपसे सवाल है कि कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में और एनएसएस का रिपोर्ट है कि जब से देश आज़ाद हुआ है, सरकारें बनी हैं, उसमें 45% नौकरियां कम हुई हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, देश की आबादी जब आजाद हुई थी उस वक्त कितना थी, इसका भी ध्यान रखना होगा हमको, और आज हमारी आबादी कितनी है इसका भी ध्यान रखना होगा। और मैं समझता हूं कि देश की आजादी के समय जो इस देश की आबादी थी, आज 3 गुना से अधिक आबादी इस देश की हो गई। स्वाभाविक रूप से जब हमारी आबादी बढ़ती है, हमारी जनसंख्या बढ़ती है, तो उसी अनुसार रोजगार की संभावनाओं को तलाशना पड़ता है। हम पहले जिस मानस में रहते थे, आज से 40 साल 50 साल पूर्व, वो इस मानस में रहते थे कि सरकारें नौकरी देंगी और सरकारी नौकरी हमको मिलेगा। जैसे जैसे दुनिया बदल रहा है, हमारी जनसंख्या बढ़ी है और प्रतिस्पर्धा बढ़ा है, हमको अब सरकारी नौकरियों के साथ साथ ऐसे व्यवसाय और नौकरियों की व्यवस्था अपने देश के अंदर करनी पड़ रही है कि न केवल हम नौकरी पाने वाले हों, बल्कि हम नौकरी देने वाले लोग हों, और इस देश के अंदर इस प्रकार से अर्थव्यवस्था बनाई जाए कि हम रोजगार सृजन के अवसर पैदा कर सकें। और मैं कह सकता हूं कि अभी की जो सरकार है उसने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से इस देश में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। और आज इस देश के अंदर जो करोड़ों हमारे नौजवान हैं, जहां एक तरफ सरकार के योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, सरकार के अंदर नौकरियां भी पा रहे हैं, वहीं आज करोड़ों नौजवान इस देश के अंदर अपने स्किल को डेवलप करके करोड़ों नौजवानों को नौकरी देने का भी काम कर रहा है। आज ग्लोबली, इंटरनेशनली जिस प्रकार से जो हमारे काम धंधे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमको उस दौर में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना होगा और उस रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा। मंगल जी, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कि आपने बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया, लेकिन विपक्षी पार्टियों की अगर हम बात करें, चाहे राहुल गांधी के स्पीच की अगर हम बात करें या फिर स्टेट्स के बड़े लीडर्स के, अगर हम ऑपोजिशन पार्टीज के स्पीच का जिक्र करें, वो बार बार कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देने का जब भी जिक्र आता है, भारतीय जनता पार्टी उसका जिक्र करना से बचती है। इस इलेक्शन में बीजेपी का जो एजेंडा है वो राष्ट्रवाद है, और पूरी तरह से राष्ट्रवाद पर ही बीजेपी इस चुनाव को लड़ना चाहती है। युवाओं को रोजगार, विकास, इन तमाम विषयों पर वो चर्चा तक करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, ये इस देश की आत्मा है और हम उसके साथ चलते हैं। हमारी जो सरकारें होती हैं वो अंत्योदय के सिद्धांत पे काम करती है। समाज के अंतिम पायदान में बैठे हुए व्यक्ति के विकास की चिंता ही केंद्र बिंदु होता है हमारा, और उस सोच के साथ हम अपनी सरकारों के काम को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी यदि रोजगार की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है आज,
कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जवाब देती, मैं कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं, वो क्यों नहीं जवाब देती कि 55 वर्ष तक इस देश के अंदर उनका शासन रहा, क्यों नहीं उन्होंने बेरोजगारी दूर कर दी, क्यों नहीं सभी नौजवानों को उन्होंने रोजगार उपलब्ध करा दिया, क्यों नहीं सभी गरीबों के खाते उन्होंने खुलवा दिए, क्यों नहीं सभी गरीबों को बैंक तक उन लोगों ने पहुंचा दिया। ये बातें वो नहीं कहते, लेकिन हमें विरासत में ये समस्याएं मिली हैं और जो विरासत में ये समस्याएं मिली हैं, हम उन समस्याओं के निदान और निराकरण के लिए काम कर रहे हैं और उसका परिणाम दिखाई पड़ रहा है। आप कह रहे हैं विरासत में आपको समस्याएं मिली है, लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद का जिक्र आता है कांग्रेस पार्टी पीछे क्यों हट जाती, क्यों उन्हें डर लगता है? ये भी समस्या विरासत में ही मिली जी। यदि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री की ताकत कांग्रेस पार्टी के लोग रखते तो शायद आज जो देश की सीमा पर परिस्थिति बनी हुई है वह परिस्थिति नहीं बनती। और मैं सच कहूं, मैंने तो आजादी के बाद जन्म लिया है, लेकिन मैंने जितने चुनाव देखे हैं पिछले 30-35 वर्षों में, इन चुनावों में पहली बार राष्ट्रवाद मुद्दा निश्चित रूप से बना हुआ है और देश की सुरक्षा यह निश्चित रूप से मुद्दा बना हुआ है। नहीं तो इसके पहले कांग्रेस की सरकारें होती थी, सोचिए उन दिनों को, हमारे देश के सरहद पार से आतंकवादी आते थे, हमला करके चले जाते थे, हमारे सैनिकों को मार के चले जाते थे, बंबई के अंदर हमला करके चले जाते थे, देश के दर्जनों शहरों में बम फोड़ के चले जाते थे, लोगों की हत्या करके चले जाते थे। कांग्रेस सरकार चिंता व्यक्त करती थी। सीमा पर जब गोली चलता था तो भारत के सैनिक उजला झंडा दिखाते थे, ये कहते थे गोली मत चलाओ, हम तुमसे समझौता करना चाहते। आज देश की जनता, मैंने कहा लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, आज देश की जनता नहीं चाहती कि भारत जो 130 करोड़ देशवासियों का देश है यह पाकिस्तान जैसे देश के सामने झुक जाए। यह देश की जनता नहीं चाहती कि हमारे देश के अंदर दूसरे देश से आतंकवादी आके हमला करके चले जाएं और हम चुपचाप हाथ में हाथ बैठ के देखते रहें। हमारे देशवासी नहीं चाहते कि हमारी इतनी मजबूत फौज और जो सैनिक है उन फौज और सैनिक के हाथ को बांध दिया जाए और वह कार्रवाई नहीं कर सके। आज देश की जनता चाहती है कि हमारे फौज और सैनिकों को छूट दी जाए कि गोली का जवाब वो गोला से दे सके, और उसको दिख रहा है कि आज नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रवाद अपने आप से मुद्दा बना हुआ है इस देश के अंदर। लेकिन मंगल जी, जब भी आप इस तरह के बयान देते हैं, या आप दें या आपके पार्टी के कई बड़े नेता देते हैं, विपक्षी पार्टी बार बार पुलवामा का जिक्र करते हैं, पठानकोट की याद आपको दिलाते हैं, उरी की घटना का जिक्र करने लगते हैं। उनसे पूछता हूं, बंबई की घटना के बाद उन लोगों ने क्या किया था? सिवाय अफसोस जाहिर करने के, सिवाय चिंता करने के, सिवाय रोने के, उन लोगों ने क्या करवाई थी? क्या भारत के सैनिक की उस समय ताकत नहीं थी? थी, उस समय भी ताकत थी। भारत का सैनिक उस समय भी पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार सकता था, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी कमजोर थी कि वो ये आदेश नहीं दे सकते थे। और आज जो सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति है वह इस भारत को केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानता, इसको भारत माता मानता है। इसलिए इस माता पर जब कोई हमला होता है तो वो आगे बढ़कर अपने सैनिकों को कहता है जाके लड़ लो, बाकी जो होगा हम देख लेंगे। चलिए, आपका जो पक्ष है और मैं कहना चाहता हूं विनम्रता से, आज इस प्रधानमंत्री की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, आज उसी के कारण दुनिया के सभी बड़े देशों का भी समर्थन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिल रहा है। चलिए मंगल जी, क्योंकि आपने कई तमाम चीजों का जिक्र किया है, कई सवाल है जिसका जवाब ले लेते हैं जी। मैं आजम अहमद, झारखंड आंदोलनकारी। 19 साल गुजर गए, झारखंड अलग हुए। आपके दावे, प्रधानमंत्री के दावे, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मंत्री साहब बैठे हुए हैं। आप एक चीज बताइए कि 19 सालों में नियोजन नीति, स्थानीय नीति क्यों नहीं बना? यहां के लोग पलायन कर रहे हैं, आपके सरकार के पास नियोजन नहीं है, हथियार उठाने के लिए मजबूर है। जब भी पुलवामा जैसे कई घटना आतंकवादी इस देश में देते हैं, हम जैसे लोग पाकिस्तान के खिलाफ आपको सपोर्ट में आते हैं। और ये दावे के साथ कह रहा हूं मैं, झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद होने के नाते, कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान इस सरकार के साथ है। पुलवामा में जब घटना हुई, मैं खुद सबसे पहले आपकी सरकार से पहले हमने पाकिस्तान का पुतला दहन किया। मेरे सैनिक, मैं खुद एक आंदोलनकारी होने के नाते, मेरे सैनिक अगर मरते हैं
तमाम हिंदुस्तान के हर जाति धर्म को अफसोस होता है कि वो छोटा सा प्रदेश जिनकी कोई औकात नहीं है, हम जैसे लोग उनको अपनी जिम्मेदारी उनको खुद कुछ न कुछ दे के उनको अब पालते सवाल- हैं। और उसके बाद एक और हमारा नहीं सवाल एक पर नियोजन मंगल जी नीति इसमें और दूसरा स्थानीय नीति सीधे नहीं बनने की वजह से आज 6 लाख नौकरियां झारखंड सरकार के खजाने में है। हमारे भाई, हमारे किसान, हमारे मजदूर पलायन होने के लिए चलिए मजबूर है। इनका मंगल जी इनका सवाल मेरे समझ में आ जो गया। यहाँ महिलाएं इनका जाती सीधा है, सवाल ये है कि उनके गोद में नियोजन बच्चा नीति लेके और आता है स्थानीय बाहर नीति से। पर आपकी इसका पार्टी जवाब का आपको क्या देना राय है? होगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि जब भी कोई देश पे हमला होता है तो हम सब देशवासी एक हैं और सब मिलकर विरोध करते हैं, तभी ताकत बनती है और उसमें आप भी साथ रहते हैं, ये बहुत आनंद का विषय है। जो स्थानीय नीति है, उस स्थानीय नीति के संदर्भ में कई बार इस सरकार के सदन के अंदर चर्चा हुई है और मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने इस स्थानीय नीति के विषय को आगे बढ़ाया है। एक लाइन तय किया है कि 1985 के बाद के जो लोग हैं उनको हम बाहर का मानेंगे और एक उस विषय में, उस जो नीतिगत विषय है, उस विषय में आगे बढ़ने का काम किया है। लेकिन हमारे जो दूसरे साथी लोग, अन्य राजनीतिक दल के लोग हैं, वो बोलते तो जरूर हैं लेकिन स्पष्ट सुझाव कुछ नहीं देते कि इस पे हमको अंतिम निर्णय कैसे लेना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो भी निर्णय होगा वह झारखंड की जनता के हित में ही होगा। कुछ और सवाल ले लेते हैं उस तरफ जी। धन्यवाद सर मैं एक मिनट, मैं विनय सिन्हा, मैं राजनीतिक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हूं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। राष्ट्रवाद की आप चर्चा की है, एक एक आदमी जो यहाँ बैठा हुआ सब राष्ट्रवादी है और अगर हमला होता है तो मेरे दिल पे हमला होता है। ये भारतीय जनता विनय जी पार्टी सीधे का- सवाल पर आई। मैं सीधा बात कर रहा हूँ, अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर हमको जवाब कैसे देंगे? बिल्कुल। मंगल पांडे जी, झारखंड आपने बोला कि बेरोजगारी, आपने बोला कि गरीबी कांग्रेस नहीं हटाए। 18 साल में 15 साल झारखंड में, मैं झारखंड में हूं, झारखंड की बात करूंगा, 15 साल आपकी सरकार रही, क्या पलायन रुका हमारा? गरीबी हटा? एक भी आप बता दीजिए, आपने इतना हाथी उड़ाया, क्या आपने एक भी बड़ा उद्योग ला करके यहां पर चलाने का काम किया? आप हमको पूरे झारखंड की बात बता करके देखिए। चलिए जवाब ले लेते मेरा हैं। ये आपका प्रश्न है, विषय- बेरोजगारी, महंगाई, और आप बोलते हैं कि कांग्रेस जो है संकल्प पत्र, जो उसका न्याय पत्र है, टुकड़ा है। आपका क्या है पत्र जो आप राम मंदिर बनाने विनय की जी- बात करते हैं और राम मंदिर इलेक्शन के पहले आने के पहले आपका मजदूर ईटा ढोने के लिए बाहर चला जाता है, चलिए उस दिन वो चला जाता है। आखिर कब बनाएंगे आप? कब तक झूठे वादे आप लोग चलिए करेंगे? जवाब ले लेते हैं इसका। जवाब you. ले लेते हैं जी। आपका प्रश्न ऐसा है जिसको जवाब देने के लिए लंबा समय चाहिए होगा, क्योंकि सारे प्रश्न आपने विकास से लेके डेवलपमेंट से लेके सारे चीज उसमें डाल दिए हैं। मैं ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा, जब बिहार बटा था 2000, जरा उस दिन को याद कीजिए। और आप युवा हैं, मैं समझता हूं उस समय और युवा रहे होंगे। जरा 2000 के समय के झारखंड की सड़कों के बारे में अपने दिमाग पे जरा सा नक्शा लाइए, कैसी थी सड़कें और आज कैसी है सड़कें। शायद आप 2000 की सड़कों को याद कीजिएगा और आज की सड़कों पे चलिएगा तो आपको अंतर महसूस हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया। मैं और अन्य विषयों पे नहीं जाऊंगा, मुझे भी जाना है, मेरी फ्लाइट है। जी जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, उग्रवाद की बात यदि कीजिए तो 2000 के समय क्या स्थिति थी इस झारखंड के अंदर की और आज की क्या स्थिति है। जो हमारे झारखंड के नौजवान उग्रवाद में चले जाते थे, अच्छे लोग जिनकी जवानी किसी गलत काम में चली जाती थी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम यदि किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है और झारखंड के हमारे नौजवानों को इस देश के, इस राज्य के विकास के साथ जोड़ने का काम किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं भाई मेरे। इतना तो तय है ना कि हमारी सत्ता कांग्रेस पार्टी की अपेक्षा 10वें हिस्से पे रही है और आज जो कुछ भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान यदि नहीं हुआ है तो प्रश्न पूछने वालों से मैं कहना चाहता हूं, आप जवाब क्यों नहीं देते कि आज तक क्यों नहीं समाधान है। चलिए एक आखिरी सवाल, एक मंगल जी एक आखिरी मुझे सवाल ले जाना, लेते हैं। मैं जी क्षमा आपकी चाहूंगा, फ्लाइट है, मेरी फ्लाइट है। एक लास्ट सवाल ले मेरी लेते हैं। फ्लाइट है। जी। सर
आपने अभी ये उग्रवाद की बात कही। बाबूलाल मरांडी थोड़ा सा सुन लीजिए। कमान से बाबूलाल रिक्वेस्ट होगा, दूसरों को मरांडी भी मौका दे आप। बाबूलाल मरांडी जी पहले मुख्यमंत्री यहाँ झारखंड के रहे हैं। 2 रोज पहले उनको उग्रवाद के द्वारा एक चिट्ठी प्राप्त हुई है कि उनको जान से मार दिया जाएगा। तो उग्रवाद कहाँ खत्म हुआ है और कहाँ कम हुआ है, इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। उग्रवाद कहाँ खत्म हुआ है, यदि आप घटनाओं को देखेंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा। जो रिकॉर्ड है, आप 2000 से लेकर अभी तक के उग्रवादी घटनाओं के रिकॉर्ड को देखिएगा तो रिकॉर्ड से अंदाज लग जाएगा। यह बहुत साफ है कि इस राज्य के अंदर उग्रवादी और उग्रवादी संगठनों के काम को रोका गया है, कम हुआ है और अब खात्मे की ओर है। लेकिन जहां तक बाबूलाल जी का प्रश्न है, वो हमारे सम्मानित नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो। लोकतंत्र में हर पार्टी के नेता का सम्मान होना चाहिए और हर पार्टी के नेता का सम्मान रहता है। बाबूलाल जी चाहे आज किसी भी दल में राजनीति कर रहे हों, वो हमारे सम्मानित नेता हैं और उनके ऊपर यदि कोई भी व्यक्ति या कोई संगठन इस प्रकार से पत्र लिख के उनको धमकाने की कोशिश करता है या वास्तव में कुछ ऐसा षड्यंत्र रचता है, तो झारखंड की सरकार उस संदर्भ में गंभीर है और बाबूलाल जी ने सरकार के ध्यान में वो विषय लाया है। सरकार का जो पुलिस प्रशासन है वो इस दिशा में कार्रवाई कर रहा है और बाबूलाल जी की सुरक्षा यह सरकार की भी चिंता है, सरकार उसकी चिंता कर रही है। कोई पत्र, किसी के एक पत्र भेज देने से यह नहीं साबित हो सकता कि उग्रवाद बढ़ गया है। घटनाएं नहीं होनी चाहिए और घटनाओं में कमी आई है, ये बहुत साफ है। धन्यवाद। मुझे जाना है, मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हुआ, चूंकि मुझे पटना जाना है, मैं आप सब लोगों से क्षमा मांगता हुआ यहाँ से जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मंच पर बने रहे, क्योंकि एक स्मृति चिन्ह हमारे एडिटर इन चीफ जी मीडिया पुरुषोत्तम वैष्णव जी आपको भेंट स्वरूप देंगे। सर से रिक्वेस्ट है कि वो मंच पर प्लीज आए। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी। और साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा माधुरी से कि वो नेक्स्ट सेशन के लिए आए और जो हमारे गेस्ट हैं सीपी सिंह जी और साथ ही थोड़ी देर में डॉक्टर अजय भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रहे। ओवर टू माधुरी। थैंक यू सो मच मनीष। हमारे जो नेक्स्ट